हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। मित्रों, जैसा हम सब जानते ही हैं, विदित है कि पिछली 11 तारीख को प्रदेश में अचानक जो वर्षा की अधिकता और फिर पहाड़ों से जो पानी आया, एक बाढ़ की स्थिति बनी। लगातार हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बचाव के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पहले दिन से ही एक्टिव हो गया था। पूर्व तैयारियों में वैसे हम बाढ़ राहत के जो हमारे रेगुलर मीटिंग होती हैं बाढ़ के रोकथाम के नाते से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम हर वर्ष 2 बार ये मीटिंग करते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार मई में, जबकि पूर्व के वर्षों में केवल एक बार मई के अंदर मीटिंग होती थी। लेकिन हम उसको पूर्व एक प्रकार से अनुमान के हिसाब से, या जहां कहीं पिछले काम करने की आवश्यकता लगती है तो हमने जो शीघ्र जल्दी करने के काम, छोटे काम हैं, आने वाले समय में बाढ़ से प्रभावित वो इलाका ना हो सके, तो शॉर्ट टर्म काम वो हम जनवरी में जो शुरू करते हैं मई जून तक पूरे हो जाते हैं। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं, वो फिर अगले वर्ष के अंदर जाकर के पूरे होते हैं। मई में इसका आंकलन भी करते हैं, कितने काम हो गए, कितने रह गए। पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन चूंकि पानी जिस कदर और जिस मात्रा में आया उसका अनुमान लगाना कई बार कठिन होता है। अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच ये जो 5 दिन का अवसर और वक्फा है, इस 5 दिन में सामान्य तौर पर जो रेगुलर पिछले आंकड़े हैं 28.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार ये 110 मिलीमीटर पूरे राज्य की बात बता रहा हूं, 110 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो लगभग 400% बन जाती है, यानी पिछला उसके ऊपर 300% अधिक। और अगर इन 4 जिलों के विशेष तौर पर अगर मैं बात करता हूं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर में 32.8 mm होती है, 122 mm हुई। कुरुक्षेत्र में 32.9 mm होती है, 300.8 mm हुई, अर्थात 9 गुना। पंचकुला में 53 mm होती है, 422.8 mm हुई। अंबाला में 58.5 mm होती है, 359 mm हुई। कहीं भी इन 4 जिलों में 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना ये वर्षा हुई। कुल मिलाकर इसके कारण से प्रभाव हुआ। हमारा अपना पानी अपने ही क्षेत्र में फैलता है और उनको अपनी नदियों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, हिमाचल से बड़ी मात्रा में पानी आया, खास करके यमुना में भी, खास करके मारकंडा में भी, टांगरी में और घग्गर में, और साथ में छोटी नदी है भले सरस्वती, जिसका मात्र 200 क्यूसेक पानी की क्षमता है, वहां भी 2000 क्यूसेक पानी उन दिनों में आया 3 दिन लगातार। तो इस पानी के कारण से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। 12 जिले हमने और बाढ़ प्रभावित घोषित किए हैं। वो 12 जिले हैं पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर बताया हमने, यमुनानगर। तो ये सब 12 जिले, जिसके अंदर कुल मिलाकर जिन गांवों में पानी भरा है बाढ़ का 1353 गांव और 6 एमसीज, जिसमें 3 तो पूर्ण रूप से अंबाला शहर, अंबाला छावनी और बराड़ा, 3 आंशिक रूप से, थोड़ा एरिया पंचकुला का भी एक आध बाढ़ में पानी आया है, कुछ बस्तियों में कुरुक्षेत्र में आया है, कुछ बस्तियों में शाहबाद में आया है। तो ऐसे 6 म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे प्रभावित हुई है। हम लोगों ने बचाव के कार्य कराते से जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं, इन सब गांवों में तुरंत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की आवश्यकता थी वो हमने भिजवाई, सेना के लोग वहां गए, स्थानीय जितनी शक्ति थी वो सब लगी ही है। हमारी पुलिस भी
सामान्य जो पुलिस के काम होते हैं उसके अतिरिक्त बचाव कार्यों में, सेवा कार्यों में वो भी लगे। कुल मिलाकर 41 राहत शिविर लगाए गए, जिसमें 6,629 लोग वहां पहुंचे। कुल आज भी 1774 लोग अभी उन कैंपों में रह रहे हैं, शेष अपने घरों को वापस चले गए हैं। ऐसे सब शिविरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इलाज के लिए शिविर लगाए। 147 गांव में फॉगिंग कराई गई है, 2500 ओआरएस पैकेट दिए गए हैं, और जिन लोगों का छोटी मोटी बीमारी के कारण से इलाज हुआ, ऐसे 37,500 लोगों का इलाज हुआ। पशुओं के लिए चारा, पानी की आपूर्ति, दवाएं, और जहां कहीं शिविर थे उनमें भी ये सारी व्यवस्थाएं हमने सब की। इस चारे पर जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें से प्रति जानवर 80 रुपया प्रतिदिन और छोटे जानवर के लिए 45 रुपया प्रतिदिन ये राशि भी उनको भेजी गई है, ताकि उस खर्च से वो अपना कार्य कर सकें। जहां तक क्षति का अनुमान है, अभी तक आंकड़े निरंतर जुटाए जा रहे हैं, फिर भी मोटे रूप से 35 लोगों की अभी जानकारी, जो पुख्ता जानकारी मिली है कि जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घायल हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सब जिलों में स्थिति तो सामान्य हुई है, पानी उतर गया है, लेकिन अभी 2 जिले इस समय भी प्रभावित है, फतेहाबाद और सिरसा, जहां पानी अभी एक सीमा से अधिक अभी भी चल रहा है। क्योंकि घग्गर के पानी का जितना बहाव राजस्थान की तरफ हो जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, वहां के पैसेज भी उतरे, आगे जाके नदी नहीं रहती, वो फिर पानी फैलता है, और फैलाव के कारण से पानी का जो खिंचाव बनता है आगे की तरफ वो नहीं बना है। धीरे धीरे वो पानी उतर रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पशुओं के भी शिविर हमने लगाए हैं, पशुओं का टीकाकरण ये प्रारंभ हो चुका है। 50 लाख पशुओं को भी टीके लगाए जा चुके हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। मकान जो अभी तक आंकड़ा मिला है, 125 मकान गिर गए हैं, एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 615 मकानों को आंशिक नुकसान ये पहुंचा है। इस प्रकार से यह आंकड़ा है। पशुओं में लगभग 50 गाय भैंस, ऐसे ही 50 भेड़ बकरी, 872 सुअर और 2500 मुर्गियां अभी तक रिपोर्ट जो हुई है इनकी डेथ हुई है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें बहाल कार्य, उनकी सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीजों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर्स के सहयोग करें और उसमें सारी चीज स्पीडली हो जाए। इनकी मरम्मत के लिए हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे, और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे, और वहां भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अनुमान अभी तक आया है नुकसान का, जैसे खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाइनिंग, बांध, नदियों के किनारों के कटाव, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 399 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये नुकसान हुआ है, और अभी जो उसका अनुमान लगा है कि 90 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। 1142 किलोमीटर लंबी 996 सड़कें ऐसे हैं जो तुरंत जिसकी मरम्मत की आवश्यकता रहेगी, कहीं उसको नया बनाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
30 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए भी लगेगा। बारिश और बाढ़ से राज्य में 3,369 खंभे बिजली के वो या टेढ़े हो गए हैं या गिर गए हैं। 1477 ट्रांसफार्मर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर रहते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर भी विभाग का अनुमान है कि 22 करोड़ 8 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। सरकारी पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय ये भी लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। हमने प्रारंभ में ही सभी डिप्टी कमिश्नर्स को एक प्रारंभिक राशि भेजी थी ताकि उनको अकस्मात कोई आवश्यकता पड़ती है उसमें वो खर्च कर सकते हैं। उनको लगभग 4 करोड़ रुपया हमने 4.5 करोड़ रुपया भेजा था, उनके डिस्पोजल पर रखा था ताकि इमीडिएट कोई भी अरेंजमेंट को आवश्यकता हो उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद भी सभी उपायुक्तों को जो भी इस प्रकार की हानि है, नुकसान है, उसके लिए पावर्स डेलीगेट की गई है। पहले ये पावर्स बहुत कम होती थी, सिर्फ 20,000 रुपया डिप्टी कमिश्नर की पावर होती थी, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। हमारे एफसीएल साहब ने इनके पास जो पावर्स थी सभी डिप्टी कमिश्नर को डेलीगेट की है और जितना वो 3 दिन में 4 दिन में पानी जहां उतर जाएगा उसको कठिनाई नहीं आएगी। अगर कहीं ज्यादा कठिनाई आएगी तो जहां चारा है, फॉडर है, वो चूंकि एक बार नुकसान हो जाता है, या सब्जियां हैं वो नुकसान होता है उनकी सबके। और इसी प्रकार से कॉटन है, कॉटन के खेतों में भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी अब शायद दोबारा से नहीं हो पाएगी। मेज है, पल्सेज हैं, खरीफ ऑयल सीड है और जो फुटकर जितनी भी फसलें होती हैं, तो ऐसे लगभग ये 18,000 एकड़ ऐसी चीजें हैं जो प्राय समाप्त ही है। उनका तो लगभग 15,000 जैसे मैंने बताया जाएगा। बाकी फसलों का हम निर्णय जो है 31 जुलाई के बाद जिनकी आवश्यकता रहेगी, जहां नुकसान हो चुका है दोबारा भरपाई उसकी नहीं हो सकती है, उसका हम निर्णय करेंगे। जो कॉटन है, कॉटन के खेतों में भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी अब शायद दोबारा से नहीं हो पाएगी। मेज है, पल्सेज हैं, खरीफ ऑयल सीड है और जो फुटकर जितनी भी फसलें होती हैं, तो ऐसे लगभग ये 18,000 एकड़ ऐसी चीजें हैं जो प्राय समाप्त ही है। उनका तो लगभग 15,000 जैसे मैंने बताया जाएगा। बाकी फसलों का हम निर्णय जो है 31 जुलाई के बाद जिनकी आवश्यकता रहेगी, जहां नुकसान हो चुका है दोबारा भरपाई उसकी नहीं हो सकती है, उसका हम निर्णय करेंगे। क्योंकि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी हमने किसानों को ये कहा है कि वो 31 जुलाई तक अपनी फसल का ब्यौरा जरूर भरें। थोड़ा 15 दिन पहले किया है, लेट करने से फिर कई बार समय मिलता नहीं है, कठिनाइयां आती है हमको उसका आकलन करने में और फिर उसकी प्रोक्योरमेंट करने में भी। कई बार प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है और रजिस्ट्रेशन साथ साथ चल रहा होता है। अभी हमने जैसे देखा सूरजमुखी में उनका आखिर तक प्रेशर आके 2 दिन के लिए और खोल दे, 2 दिन के लिए और खोल दे। व्यवस्था यदि करनी है तो बुआई के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके 15 दिन में 31 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक हमारा डिपार्टमेंटल सारा जितना उसको सर्वे करके उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको चेकिंग करना, वो सब चलेगा। और फिर भी कोई खेत रह जाएंगे तो फिर डिपार्टमेंट उसको रजिस्टर करेगा ताकि 15 अगस्त के बाद कोई खेत ऐसा न बचे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहली बार हम ये कर रहे हैं कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो फसल प्रोक्योरमेंट होनी है या नहीं होनी है, चाहे खाली भी रह गई है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन हमने इस बार प्रोत्साहन दिया है किसानों को कि सारी जितनी जमीन है उसका रजिस्ट्रेशन करें। और पूरी जमीन करने के बाद एक उनसे केवल पोर्टल पर टिक कराएंगे कि मैंने अपनी पूरी जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जैसे ही वो टिक करेगा 100 रुपया एक पुरस्कार के रूप में कहें, कोई उसको ऐसा मिलता नहीं कर सकता, लेकिन पुरस्कार के रूप में 100 रुपया उसके खाते में तुरंत जाएगा। एक पुरस्कार की योजना पूरे प्रदेश की भी हमने बनाई है, जिसमें ट्रैक्टर, जिसमें मोटरसाइकिल और जिसमें मोबाइल, ये भी उसमें इनाम रखे हैं ताकि सब जो अपनी जमीन को पूरा कर लेंगे तो प्रोत्साहन के नाते से कुछ इनाम भी रखे जाएंगे। हमारा कृषि विभाग उसको डिक्लेयर करेगा जल्दी, ताकि रजिस्ट्रेशन पूरी 100% हो। ये हमारा उसके पीछे टारगेट है। उसमें मुख्य रूप से तो चारा है, फॉडर। कॉटन इस क्षेत्र में होती नहीं है, कम होती है, 1500 एकड़ फॉडर है, यानी कॉटन है। 1000 एकड़ के लगभग मक्का है,
बाकी फुटकर हैं 200-500 एकड़, ज्यादा नहीं। ये 18,000 बता रहे, 13,000 14,000 तो फॉर्डर है, बाकी फुटकर है। फॉर्डर को बिजाई दोबारा अगर 15 अगस्त तक नहीं होती, पानी खड़ा है, 18,000 खत्म हो गया, इसका 15,000 के हिसाब से देंगे आपने क्या? इस 18,000 को पूछा मैंने कि फॉर्डर मुझे पता है ये सारे आंकलन 31 जुलाई के बाद करेंगे। हमने फॉर्डर के लिए अलग से जो पशुओं को जहां हमने शिविर लगाए हुए हैं उनको 90 रुपए प्रतिदिन और 45 रुपए प्रतिदिन फॉर्डर के नाम से वो देना था कि उनके चारे की जो आवश्यकता है वो वहां से पूरी हो जाए। लेकिन बाकी जगह क्या दोबारा बिजाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसका पैसा उस हिसाब से 31 जुलाई को हम निर्णय करेंगे। उसके बाद आंकलन दोबारा से आएगा, तब हम करेंगे। अब हो सकता है इससे कम हो, ज्यादा हो, वो देखेंगे। पशुओं के लिए भी अलग से जैसे रेट्स डिजास्टर प्रबंधक जो हमारा डिजास्टर फंड है उसमें 4 लाख रुपया जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसे दिव्यांगता में भी 40 से 60% दिव्यांगता 74,000 रुपये, 60 से अधिक होने पर 2.5 लाख रुपये। दुधारू पशु जो हैं उनमें भैंस, गाय, ऊंट आदि 37,500 रुपये, भेड़, बकरी, सुअर 4,000 रुपये, ढुलाई वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल 32,000 रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, बछिया 20,000 रुपये, मुर्गी 100 रुपया। तो इस प्रकार से रेट्स अलग अलग तय हैं। जितना क्लेम कोई क्षतिपूर्ति पोर्टल में यह डलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारी डिप्टी कमिश्नर की जो टीम है उसको जो भी सर्वे कराएंगे, करा के जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे। ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा इस बाढ़ प्रभावित जो नुकसान हो उसके लिए, और हर सप्ताह उसमें जो कुछ जानकारी मिलेगी उसका सर्वे करने के बाद कमेटी उसका अप्रूव करेगी। हर सप्ताह जो आएगा वो मुआवजा साथ साथ जाता जाएगा, पूरा आखिर तक नहीं। जो जितना जल्दी भरेगा उस हिसाब से उसका मुआवजा देंगे। मकानों के हिसाब से भी मैंने कहा फसलों के लिए कितने लगेगा, इस पोर्टल के लिए हमने 1 महीना कहा है। ये तो क्या कल से शुरू हो जाएगा, कल से ही शुरू कर देंगे। हाँ, अभी कल 20 जुलाई 20 अगस्त तक भी रखेंगे इसको। फसल के लिए तो कब से हो जाएगा सर? बाकी चीजें पशु के लिए सर, ये जो बाकी चीजें हैं, मानो पशु है या मकान है या और चीजें, सैटरडे तक वो और 2 दिन लग जाएंगे। उसमें उन्होंने कुछ मॉडिफाइड करना होगा, लेकिन जिस दिन चालू करेंगे उसके 1 महीने तक उसको चालू रखेंगे। लोगों से हमने अपील की है कि सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। खास करके बीमारियां फैलने का जो डर होता है उसमें सबसे पहला तो स्वच्छता, फिर हाइजीन, पानी है उसको उबाल कर पिएं। छोटी मोटी तकलीफ होती है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के उसको डॉक्टर को दिखा करके उसमें इलाज के लिए आगे बढ़ें। मेडिकल कैंप्स स्वास्थ्य विभाग जगह जगह लगा रहे हैं। जहां गांव में प्रभावित हुए हैं, जो गांव 578 गांव ऐसे हैं जहां पानी भरा ज्यादा और वो निकलने में भी थोड़ा सा देरी लगी है, उसके अंदर वैसे तो 380 गांव ऐसे जिसके अंदर पानी रिसीड होना शुरू हो गया, तो भी उसमें 200 गांव ऐसे हैं जिसमें धीरे धीरे पानी अब घटना आगे शुरू हो जाएगा, वर्षा अगर नहीं आती है तो। शहरों में भी 33 वार्ड हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 23 वार्ड में से पानी निकल गया है, 10 वार्ड ऐसे जो अभी भी पानी है। मेडिकल कैंप्स अभी तक जो लगाए गए हैं 2878 कैंप लगाए हैं। कहीं बुखार की शिकायतें हैं, कहीं गैस्ट्रोएंटराइटिस इसकी शिकायतें हैं, सांप के काटने की भी शिकायतें मिली हैं 38, लेकिन उसका इलाज हो गया है, हो रहा है। कोई सांप के काटने से मरने का तो कोई समाचार नहीं है अभी। स्किन डिजीज के पेशेंट भी काफी आए हैं, 5,500 लगभग। हेल्थ डिपार्टमेंट हर एक जिले के हिसाब से संबंधित गांव में एक्टिव हैं हमारे लिए। कुल मिलाकर के मित्रों जितने विषय ध्यान में थे, अभी हमारे डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, जहां टूट गए हैं उनको भी नदियों के तटबंध मजबूत करना, जल निकासी की मशीनरी, पंप सेट, पाइपलाइन, नाव आदि, ये सब
अभी भी इंटैक्ट हैं और जैसा मैंने बताया फतेहाबाद और सिरसा जिला उनकी आवश्यकता जो अभी भी है उसको पूरा किया जा रहा है। कोई बात आपके ध्यान में आती है तो बता सकते हैं। ड्रेन्स नहीं है, वो नहरें हैं। नहरों में ड्रेन में अंतर होता है, ध्यान इतना रखना चाहिए। ड्रेन्स और रिवर्स ये एक नेचुरल फ्लो का एक होता है कि नेचुरल फ्लो उन्हीं में से जाएगा। नहरों में से नेचुरल फ्लो कभी नहीं जाता। नहरें बनाई जाती हैं आवश्यकता के लिए, वो पीने के पानी की आवश्यकता, वो नहरी सिंचाई की पानी की आवश्यकता, जहां पानी अवेलेबल होता है वहां से उसको कोई बैराज बना करके निकाला जाता है। हाथनी कुंड एक बैराज है, उस बैराज पर पानी जब आता है तो उसका जो लेवल है उस लेवल को 1 लाख क्यूसेक तक अगर वो लेवल रहता है तो नॉर्मली 5,000 क्यूसेक उत्तर प्रदेश को और 18,000 क्यूसेक हरियाणा, ये 23,000 क्यूसेक पानी उसमें से निकलता रहता है, बाकी वहां स्टोर रहता है। लेकिन जब पानी फ्लड टाइप ऐसा आता है तो ये CWC की गाइडलाइंस हैं जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है कि आप लोगों को उस समय वो बंद रखने हैं अपने गेट्स, बल्कि मुझे तो शायद जानकारी है कि ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। वो जैसे ही पानी ज्यादा फ्लो होता है ऑटोमेटिकली बंद इसलिए होते हैं कि अगर उस पानी का प्रेशर उस टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर अगर पड़ेगा तो वो कुछ भी बहा के ले जाएगा। बड़े बोल्डर भी आ सकते हैं, पानी की गति भी तेज होती है, क्योंकि पहाड़ में से क्या चीज कब आ जाए कोई पता नहीं लगता, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको बंद रखते हैं। इसलिए 23,000 क्यूसेक के कारण से ये सारा शोर मच गया तो उसको कोई अर्थ नहीं है। 3,70,000 और 23,000 अच्छा पहले भी है, पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हर वर्ष जैसे 1 लाख से ऊपर पानी बढ़ता है उस पानी को रोका जाता है। रोकना के कारण एक तो रिस्क कम होता है और दूसरा अपना भी जो बरसात का पानी क्षेत्र का होता है वो उन नदियों उन नहरों में से ही आगे बढ़ता है, फिर उनको कहीं नदियों में डाइवर्ट करना पड़ता है, कहीं साउथ हरियाणा में हमको लिफ्ट करना पड़ता है। नहीं तो पानी जहाँ फैलेगा, जहाँ पानी की वर्षा बढ़ेगी, उसको जो निकालने के रास्ते हैं या तो नेचुरल ड्रेन्स हैं अथवा ये नहरें भी, नहरें पानी लाने के काम आता है, कहीं नीचे की तरफ बहाने के लिए ले जाने का काम आता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर इनको सूझबूझ होती और ये एस्फाइल बनी हुई होती तो आज जो पानी इनके यहाँ फैला है पंजाब में जिसका शोर मचाते हैं उससे बच जाते। हम क्या करते क्या नहीं अलग बात है, हम उसको साउथ हरियाणा में ले जाते या हमको राजस्थान भेजते, लेकिन उनका पानी और नीचे आ सकता था। एक अल्टरनेटिव एक पैसेज एस्फाइल के रूप में उनको मिलता। अभी भी जहां जहां पंजाब के एरिए नजदीक लगते थे एस्फाइल के, पानी उभर करके वो एस्फाइल में आया। एस्फाइल यहाँ पूरे उफान पर थी उस दिन, और उसी दिन इधर से टांगरी, उधर से घग्गर, उधर से एस्फाइल और उधर से नरवाना मेन ब्रांच, नरवाना भाखड़ा जो ब्रांच है वो भी फुल चली है। वो सारे आकर के जुई जनसुई के आसपास वो सब मिल गए। ये जो कुरुक्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ वो सारा उसी कारण से हुआ कि सब तरफ से पानी का प्रेशर वहां आ गया। ये तो सारे वहां मिलते हैं जाकर के, यानी कुरुक्षेत्र से लेके कैथल तक एरिया, इन सब पानी के इकट्ठे होने के बाद वहां मिला है। उसके बाद पानी आगे रिलीज होते होते धीरे धीरे हो गया। तो इसलिए नहरों के ऊपर बरसात के पानी, बाढ़ के पानी का कभी भी डिपेंडेंसी नहीं बन सकते। नहरें डिपेंड हो जाएगी। नहरें इरिगेशन के पानी के लिए है, नदियोनदियों के पानी के लिए नहीं। देखिए ये इंटरस्टेट बातें होती हैं। अब इंटरस्टेट बातों में एक वो हरियाणा के जिम्मे है, एक वो उत्तर प्रदेश के जिम्मे है और एक इनके अपने दिल्ली के जिम्मे। वजीराबाद किसके? वजीराबाद दिल्ली के पास है, ITO हरियाणा के पास है और ओखला जो है उत्तर प्रदेश के पास है। तीनों स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं और तीनों स्टेट्स में पानी को रेगुलेट करना पड़ता है। ज्यादा हो तो छोड़ना पड़ता है, कम रह जाए तो उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसलिए ये ज्वाइंट, अब जैसे भाखड़ा में, BBMB में, भाखड़ा में भी सभी जो स्टेट्स हैं सबके अपने स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेक्स हैं, तो कोई ना कोई प्रतिनिधि वहां आखिर चाहे पावर के हों, चाहे सिंचाई के हों, चाहे बाकी हों, वो सब मिलकर के ही सब देखते हैं। अगर उन्होंने ऐसा हमको लिखा है तो मैं इस बात में कोई दिक्कत नहीं हमको कि सारे जितने ये बैराज हैं इन सबको ज्वाइंटली भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा सब कुछ छोड़ देगा ऐसा नहीं। हरियाणा का स्टेक आगे भी है, हमारा आगे फरीदाबाद जिला, पलवल जिला, नूह जिला, 3 जिले ऐसे हैं जो यमुना नदी के इस पानी के ऊपर डिपेंड है। और इसमें जो कठिनाई आई थी, मुख्य कठिनाई, वो मैं पहले भी बता चुका, आज फिर बता रहा हूँ। वास्तव में इसके मेंटेनेंस में है तो हरियाणा के अंडर,
मेंटेनेंस में जो इंद्रप्रस्थ पावर हाउस था वही एक्टिव था और वही जो है इसमें फीड करता था, उसी कारण से उसकी मेंटेनेंस होती थी। वो 2018 में, अब वो तो दिल्ली का ही, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का ही था, इंद्रप्रस्थ पावर हाउस दिल्ली का था, वो 2018 में बंद हो गया। वो बंद होने के बाद चिंता तो उनकी करनी चाहिए थी, उनको करनी चाहिए थी कि हमारे इसको मेंटेन करने के लिए हम जो है इसको आपूर्ति करेंगे। 2018 के बाद कभी नहीं आए। 2022 में कोई एक पत्र आया जो फाइलों में हमको पता है कि आया है वो, लेकिन उसमें तो इतना ही था कि हमारे हवाले कर दो। उस समय भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ कठिनाई आ सकती है, केवल इतना ही है जैसे हम कहते हैं एसवाइल बना के दे दो, अब एसवाइल बना के दे दो, सुप्रीम कोर्ट में चला गया विषय। वो विषय इस मामले नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तो हमारा जो फ्लड रिलीफ, फ्लड के जो ये जो मीटिंग हम करते हैं, क्या इसको बोलते हैं, फ्लड कंट्रोल बोर्ड, तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड उनके यहाँ ही बना हुआ है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड में एक बार भी उन्होंने ये विषय हमको नहीं कहा कि हाँ हम जो है तीनों जो बैराज हैं इनकी सफाई की चिंता ज्वाइंटली कर लें, अलग अलग कर लें, या उनको कोई ध्यान में आया कि हमारा नहीं हो रहा है। अब तो सारे लोग तो अपना ठीक है, जहां साधन आएंगे साधन का ठीक करेंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं टोका, हमें कहा हमारे यहाँ तो पैसा जाता नहीं था, बल्कि अब तो बाद में डिमांड की है कि भाई ठीक है उस पैसे को दो। एक उसके 4 या 3 गेट खुल भी गए, कितने खुले? 2-3 खुल गए तो विदिन 48 आवर्स सारे। हाँ, तो जो सारा ये जो विषय है फ्लड वाला पार्ट है जो हमारे वाला पार्ट है, भले ये इंद्रप्रस्थ 2018 में बंद हो गया, लेकिन हमारा किसी अफसर का कोई कंट्रोल तो होगा, कोई जिम्मेदारी तो होगी ना, जिसके अंदर हम देख नहीं, कंट्रोल तो साउथ जो हमारा इरिगेशन का वो है उनके जिम्मे दिल्ली का है। 5 साल में हमारे अफसर ने भी किसने देखा कि वो फ्लड गेट बंद है, उसकी सूची नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी ना, कभी इतना पानी कभी आया नहीं। नॉर्मल जितना हर साल आता था हर साल निकलता था। वो तो क्या है कि उसकी आज को देखने के लिए नहीं, आखिर जिम्मेवार तो होंगे ही, बंद रहे, जिम्मेवार तो होंगे ही। इसीलिए हमने आगे बढ़ करके अगर कमेटी बनाई तो हमने बनाई है, इसलिए बनाई है कि हमें वास्तविकता पता तो लगे कि किस लेवल पर क्या बात उठाई गई, कब किसी ने उठाई। लेकिन उसमें मान लो हमारे यहाँ से अगर नहीं हुआ तो प्रभावित तो दिल्ली ज्यादा हो रहा है ना, दिल्ली प्रभावित हो रहा है। दिल्ली को अपनी सेफ्टी के लिए कोई चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? फिर दूसरा, उनको ये ऑफर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? पावर हाउस का जो पैसा आता है उसके मेंटेनेंस के लिए उनको उसका पैसा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? दिल्ली के लोग पैसा देने में तो इतना, यानी जैसे समझते हैं सब फ्री हो जाए, सब फ्री कभी नहीं होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण से हम जो पानी है नहर का जो 750 क्यूसेक हमको देना है और वो 1000 से ऊपर दे रहे हैं, 1070 क्यूसेक, 1049 क्यूसेक हम दे रहे हैं। 700 कितना 30 है 700, तो हम 300 से ऊपर क्यूसेक को ज्यादा दे रहे हैं। और साथ में उसमें लिखा हुआ कि इस पानी का पैसा हरियाणा को मिलना चाहिए, और हम मांग मांग के थक गए, नहीं देते हैं वो। हाँ, ये तो नियम है। हाँ, हम मांगते हैं। इतना भी एक्स्ट्रा जो सब नहीं, 5000 तो नहीं है, है? कितना भी 5000 तो नहीं है, तो 250 क्यूसेक पानी जाता है उसका, इतना बड़ा रेट नहीं। एक मिनट, एक आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम साहब ने जो टेक्निकल जो टीम भेजी है, टेक्नोक्रेट है, वो कहते हैं उन्हीं की टीम है और दिल्ली जाकर वो पॉलिटिकल बयानबाजी करता है। नहीं, कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। हम उनके लोगों को भी लेंगे, यमुना बोर्ड के लोग जो हाईएस्ट टेक्निकल आदमी हो सकते हैं वो हम लेंगे। हमने कोई इसमें से छुपाना कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं मानो इस बार अभी कुछ हुआ तो आगे तो ठीक करना कि नहीं करना, या इसी राजनीतिक जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये चीजें ठीक हो, और ठीक करने के लिए अगर 18 से लेकर आज तक लापरवाही बरती उन्होंने, तो उसको आगे तो ठीक कराना है ना हमने। और हम तो कहेंगे कि भी आप पैसा जमा कराओ, क्योंकि अगर इंद्रप्रस्थ पावर हाउस ने पैसा जमा नहीं कराया है तो पैसा कौन जमा कराएगा? उन्होंने ही कराना है। सर इसमें छोटी सी बात ऐड कर दें कि 2022 में जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने गेट स्कीम बंद होने की, 32 गेट है वैसे तो, 4 छोड़ दें, और उस वक्त बिजली का कनेक्शन भी काट दिया उन्होंने। हाँ। तो मेंटेनेंस बंद की थी, 22 में कनेक्शन भी काट दिया। बिजली तो उन्होंने देनी है, अपने खर्चे पे रिस्टोर कराया उसको कनेक्शन को, क्योंकि 28 गेट तो फिर भी खुले थे ना, उनको ऑपरेट तो करना पड़ता है। सीएम साहब, एक मेरा छोटा सवाल है, जब भी बाढ़ आती है तो पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू होती है। केजरीवाल साहब ने आपके इल्जाम लगाए, आपने पंजाब के इल्जाम लगाए। नहीं, मैंने कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपने कल परसों कहा सर, मैंने कहा मजाक का विषय नहीं। बन जाती होती है पंजाब में। हाँ, तो मैं तो इफेक्ट बताया, इल्जाम नहीं बताया। पंजाब के मिनिस्टर आप पे बयान लगाते भी आपकी वो, मतलब ये आज के दौर में जब पाकिस्तान ने भी गेट खोले
मतलब एक सीएम लेवल पे कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो सकती, सरकारी लेवल पे वही मीटिंग है, मीटिंग नहीं हो सकती सर, एक ज्वाइंट कोई रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग मीटिंगें कर करके मतलब आप बयानबाजी पे बयानबाजी सुन तो लो ना मेरे मित्र सुन तो लो। क्या आप इनिशिएटिव लेंगे सर? मैं सुन तो लो, मैं तो लिए बैठा हूँ, आज नहीं कई बार लिया है। सुनो, देखिए अब लगातार हम जो काम कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फैसला करा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मीटिंग कर लो, 3 मीटिंग हमने कर ली, फिर वही ढाक के 3 बात, मैं ना मानूं, इसका कोई इलाज है क्या? इसलिए हमने तो बार बार मीटिंग की, आखिर हमको कहना पड़ा कि ये नहीं मान रहे हैं, कुछ करो, आप ही करो। मैं फ्लड्स की बात कर रहा हूँ, और फ्लड्स में मैं उनको सजेशन दिया है कि आपके यहाँ फ्लड कम हो जाएंगे, एसवाइल बना दो। उनके फ्लड की चिंता कर रहा हूँ मैं अपने फ्लड का उनके ऊपर नहीं थोपा कुछ भी। मैं तो कहता हूँ वो भी फ्लड से बच जाएंगे, और ये एसवाइल की नहर बनती है, वो पानी हमारे आएगा तो हम दक्षिण हरियाणा में चढ़ा लेंगे ऊपर। हमने तो इस बार भी पता नहीं कितना पानी, शायद जो भी हमारे जितने ये थे गेट्स दक्षिण हरियाणा को जाने वाला पानी है, सारी अपलिफ्ट जो इरीगेशन है, सारे पंप, सारे हमारे नहरें, सारे हमारे रजवाए सब चला दिए। नांगल चौड़ी तक पानी हमने भेजा है, वहां तो वर्षा होती नहीं है। तो इसलिए ये रास्ते तो मिलजुल के निकालने पड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का कोई अर्थ नहीं है, और ब्लेम गेम करते रहेंगे तो इसका नुकसान सबको होगा। आप पीछे रहिए। कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते इस आपदा के वक्त में, लेकिन हरियाणा में 9 साल में जो यमुना है जितनी, जिसमें अवैध खनन होता रहा, सरकार ने अवैध खनन होने दिया और कार्रवाई नहीं की, ना तटबंधों को मजबूत करने का काम किया, ना जो ठोकरे बनाने की समय समय पर जो काम होता है जुड़ा हुआ था, वो ठोकरे बनाने का काम हुआ। यानी सर वो कहते हैं कि आपदा है और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार ने 9 साल में तैयारी क्यों नहीं की? प्राकृतिक आपको कभी भी आ सकती है, सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की? अवैध खनन को लेकर आरोप लगा रहे। देखिए, पहली बात तो ये है, बाढ़ का और अवैध खनन का जैसा संबंध वो बता रहे वैसा नहीं होता। खनन अगर कम होगा तो बाढ़ आएगी, खनन ज्यादा होगा तो पानी को स्मूथ रास्ता मिलेगा। खनन रेगुलर हो, अवैध ना हो, ये एक दूसरा विषय है जिसमें से हमारा रेवेन्यू का लॉस होता है, लेकिन खनन ज्यादा हो जाए तो पानी को रास्ता मिलता है। मैं तो सुझाव देने वाला ऐसा आदमी हूं, जो मैंने केंद्र सरकार के हमारे जो मंत्री हैं पावर अपना वाटर रिसोर्सेज के, मैंने कहा एक लेवल खनन का तो अनिवार्य करना चाहिए नहरों में। यानी अगर एक लेवल खनन का अनिवार्य नहीं करेंगे तो पानी बाहर आएगा। इसलिए नहरों को, ये नदियों को डीप करना, नदी डीप करने के लिए वहां हम हर बार ये कहेंगे कि हाँ इसको खनन रोका जाए, खनन ना किया जाए, खनन लाइसेंस दे किया जाए। नहरों का खनन तो नेचुरल करने का अगर नहीं बनेगा तो पानी ओवरफ्लो करेगा। इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है, केवल बात करने के लिए वो कह देते हैं, कर देते हैं। और दूसरा विषय उन्होंने कहा कि हमने जितने जहां उसके बांध बनाने की या उसके जो लगाने स्टड लगाने की वो हर बार करते हैं। ये जो फ्लड कंट्रोल वाली बोर्ड की मीटिंग होती है इन्हीं कामों के लिए होती है। जहां जहां से डिमांड आती है, जहां जहां से वो लोग सर्वे करके बताते हैं, उन सबका इस बार भी 800-850 करोड़, कितना 930 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किया केवल इस बाढ़ राहत के लिए, इस फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से। ये जनवरी में किया है, दूर भी नहीं। एक बड़ा टेक्निकल विषय है, हम कह रहे हैं कि 3,60,000 क्यूसेक पानी यमुना के हाथ से गया है, वो कह रहे हैं कि 11 लाख हुआ। एक चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद पे बैठे हुए 11 लाख कह रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर संवैधानिक पद पे बैठे हुए 3,60,000 कह रहे हैं। दोनों संवैधानिक पद पे बैठे हुए, इसका कोई टेक्निकल तो होनी चाहिए। अभी रविवार, यही रविवार तक यही आएगा जो कमेटी बनाई है, इसीलिए बनाई है कि मामला क्या था। नहीं, फ्लड गेट नहीं, पानी का अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वहां से मानो डिसिल्टिंग नहीं हुई होगी तो जो गेज होता है वो पानी अगर ऊपर चढ़ के चढ़ेगा तो वो 3 लाख को भी 11 लाख बताएगा। अगर 4 मीटर नीचे पानी निकलना था और 4 मीटर उसकी गाद मिल गई, पानी को स्पेस ही नहीं मिला, तो वही पानी अगर 4 मीटर से ऊपर अगर जाएगा तो 4 मीटर में पानी का लेवल ही बताएगा, वो रेत का लेवल नहीं बताएगा। पानी कितना, गाद कितनी है वहां, डिसल्टिंग हुई कि नहीं हुई, अनक्रोचमेंट कितनी है, और ये गेट्स का जो सारा मामला आ रहा है इसमें फॉल्ट किसका है, और ये सारी चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। इसमें हम कोई स्टेट के एक के ऊपर नहीं डालते हैं। आखिर पूरा दिल्ली का जो मामला है वो साफ होकर निकलेगा, हमें पानी आगे मिलेगा। और दिल्ली जनता हमारी जनता है भाई, दिल्ली की जनता किसी और की थोड़ी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम ऐसे जहां जहां नुकसान हुआ है उन नुकसान की सहायता सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बल्कि मैंने बताया था कि हिमाचल का नुकसान हमसे कहीं ज्यादा हुआ है। एक आपकी बातचीत में ध्यान में आ गया, वैसे मैं भूल गया था, हमने तय कर लिया है कि उन्होंने अपना जो
सीएम रिलीफ फंड एक अकाउंट बनाया है हरियाणा की ओर से, हम हिमाचल को 5 करोड़ रुपया भेजते हैं। अपील करते हैं। मैंने बताया ना, हिमाचल के लिए 5 करोड़ का फंड हरियाणा सरकार की ओर से मिल जाएंगे। हरियाणा, हाँ हरियाणा सुनिए, अभी हरियाणा का नुकसान जो हुआ है उसका आंकलन लगभग 500 करोड़ के आसपास बनता है। 281 करोड़ रुपया हमारे पास केंद्र की ओर से आया है। हम डिमांड करेंगे कि ये पैसा 200-300 करोड़ रुपया हमारे पास केंद्र से आ जाए। अब इससे ज्यादा तो लोकल लेवल पर सहायता एनजीओ ने, संस्थाओं ने उन लोगों को निकालने के लिए, रिहेबिलिट करने के लिए, उनको भोजन के लिए काफी मात्रा में किया है। अब इस बाकी काम के लिए अभी पब्लिक से फंड्स उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, नुकसान हुआ है, लेकिन हम मान के चले कि 400-500 करोड़ रुपया का इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसके कारण से हम जनता के सामने जाएं। बाढ़ आई है, प्राकृतिक आपदा है, हरियाणा का भी बहुत नुकसान हुआ है, अन्य राज्यों का हथनीकुंड में एक लेवल तक ही पानी रख सकते हैं क्योंकि बराज है। तो ये जो पानी चाहे दिल्ली पे आपके पल्लौल और फरीदाबाद में भी प्रेशर बना रहा है आगे जाने के पानी, इसके पीछे कहीं बांध बनाने की कोई योजना है ताकि ऐसी ठीक प्रश्न पूछा। देखिए मैं तो चूंकि यमुनानगर में बहुत लंबा समय मैंने अपना जीवन का गुजारा 6 वर्ष, और मैं उस सारे इलाके की टोपोग्राफी जानता हूँ। उस समय का एक मेरा आइडिया है जो मैंने अभी देवेंद्र सिंह को इनको कहा था, इन्होंने टीम भी भेजी है कि हथनीकुंड बैराज से भी थोड़ा पीछे, एक 500 मीटर पीछे एक डैम बनाया जाए। और वो डैम बनाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से हमारी अपनी भी जमीन है और हिमाचल की जमीन भी, हमने उनसे बात भी की थी कि कुछ 1-2 गाँव की जमीन हमको लेनी पड़ेगी अगर डैम बनाते हैं। उसका सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के नाते से वहाँ की कोई रिपोर्ट आएगी। प्रारंभिक तौर पर लोगों ने कहा कि बन सकता है, कई लोगों ने और भी सुझाव दिया। तो जहाँ कलेश्वर की पहाड़ियां हैं उधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, तो वहाँ एक डैम बनाने की बात हो सकती है। अगर वो डैम बनता है तो पर्याप्त पानी जो है वहाँ स्टोर किया जा सकता है और हमें भी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उन सबको, बल्कि उत्तर प्रदेश भी पानी की सहायता मिलेगी। अभी 3 डैम जो पीछे चल रहे हैं, रेणुका डैम, लखवार और किसव, इन डैम्स को भी तैयार होने के बाद जो आज हमें यमुना का पानी लगभग 3 महीने पर्याप्त मिलता है, फिर मैं कह सकता हूं को 7-8 महीने पर्याप्त मिलेगा, जितनी आवश्यकता होगी उतना मिलेगा। साल भर कैसे मिले इसकी योजना आगे चल करके बनाएंगे, कोई ना कोई फिजिबल रिपोर्ट आगे तो करेंगे। धन्यवाद। राकेश जी एक मिनट रुक जाओ, एक बोले, एक मिनट। मुख्यमंत्री ने कहा था कि देखेंगे, क्या सरकार ने लिख दिया? हमने घोषित कर दी है ना, 12 जिले घोषित कर दिए। अरे कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, और जोड़ते बाद में टूटना पहले शुरू हो जाता है। उनके जो स्वर आए हैं वो आपको पता ही है। एक मिनट, सुनील जाखड़ ने कहा है कि हरियाणा को विधानसभा के लिए जो जगह देगी है चंडीगढ़ में, उसके लिए 10 एकड़ की तो दूर की बात 1 इंच भी नहीं दी जाएगी। चलिए, ये विषय एडमिनिस्ट्रेटिव विषय, पार्टियों का विषय नहीं है ये। ठीक है, थैंक यू। मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रदेश में बाढ़ के हालातों को लेकर उनकी ओर से जानकारी दी गई। 12 जिले बाढ़ घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है किस तरह से नुकसान पहुंचा है इस बाढ़ की वजह से। करीबन 400 के आसपास सरकारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 399 बड़ी योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इस बाढ़ की स्थिति से प्रदेश को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर 230 करोड़ रुपए अब सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे।